अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जानेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, खित्ते की तब्दील होती है जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करें, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस मर्कटे काटजू साहब हमारे साथ ज्वाइन करें न्यू दिल्ली से। सर, हाउ आर यू? फाइन है। अब थोड़ा सर्दी बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा कोल्ड वेव लगता है जैसे आई है। आपके यहाँ तो ज्यादा ठंड पड़ रही होगी और सर, एयर आजकल तो पोल्यूशन का इंडिया तो में मैं रशिया वाली ठंड आई हुई है ना। उसका भी बातचीत करेंगे। अच्छा सर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं बेसिकली एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा हूं कि गुज़श्ता पिछले 5 से 10 साल में इंडिया पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां हुई। मैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछूं, आप बहुत अच्छी एडवोकेसी करते हैं ह्यूमन राइट्स की भी, आवाम को गुर्बत से निकालने की भी, आवाम की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। मुझे बताएं कि इन लास्ट 5 to 10 years हिंदुस्तान में जो लोगों की जिंदगी है वो कितनी तब्दील हुई है, क्या उसमें कोई बेहतरी आई है या इट्स सेम? देखिए, मैं इंडिया का तो हाल बता रहा हूँ। बातें बहुत यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी लोग करते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बड़ा बड़ा जीडीपी ग्रोथ है और ये है वो है और डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन चल रही है और मून पे हम लोग का रॉकेट जाएगा, फलाना ठिकाना। जो हकीकत है, अब आप सुनिए, एक एक करके मैं आपको बताऊं। जी। अनएम्प्लॉयमेंट का हाल ये है कि 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट इन इंडिया एवरी ईयर। 12 मिलियन यानी सही। 1.2 करोड़। But less than half a million jobs are being created in the organized sector of our economy. तो बाकी 11.5 million यूथ कहाँ जाते हैं? They either become hawkers, street vendors, stingers, bouncers, criminals, beggars, suicides. लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन जा रही हैं। यानी एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे इंडिया में तो हजारों एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिनमें से कई है पीएचडी, एमबीए, एमएससी इंजीनियर बेगिंग फॉर अ चपरासी। ये तो सब अनएम्प्लॉयमेंट का आलम है। चलिए, प्राइस राइज, यहाँ पे जो आटा दाल, जो बेसिक चीज जो गरीब आदमी खाता है, उसके उस फूड स्टफ्स का भी जो प्राइसेस हैं आसमान छू रही हैं। सही। एसेंशियल कमोडिटीज हैव शॉट अप। फिर चलिए, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का हाल यह है कि एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज मेल नरिश्ड। अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिटर्मिनिंग हंगर इन वेरियस कंट्रीज। उन्होंने कहा हर दूसरा बच्चा यहाँ मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, यानी ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है। And in fact, over the last 4-5 years, India has slipped from being at position number 101 to position number 127 out of 125 countries surveyed. Our condition of child malnutrition is worse than neighboring countries like Pakistan and Nepal and Bangladesh and Sri Lanka. ये तो साहब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता। आप गूगल को देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए। हेल्थ केयर का हाल ये है कि कुछ तो, जैसे मैं दिल्ली बैठा हूँ, कई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, जैसे मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, मेदांता है। दिस आर वेरी यानी excellent hospital with first class facilities and doctors, but they are exorbitantly expensive. गरीब आदमी जा ही नहीं सकता, इतना इतने महंगे हैं। तो गरीब आदमी कहाँ जाता है? He goes to quacks, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, यानी कोई डिग्री बिग्री नहीं, फर्जी डॉक्टर। क्या करे? रियल डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है। यानी यहाँ पे एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, रिगार्डेड वन ऑफ द प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट। वहां जाइए, इट विल लुक लाइक अ रेलवे स्टेशन। भीड़ हजारों बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कई घंटों कई दिन तक बैठे हैं।
बैठे रहते हैं लोग, कोई पूछने वाला नहीं। और उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल, उसका भी यही हाल है। ये तो हेल्थ केयर का हाल। तो कहने का मतलब बातें बड़ी बड़ी हो रही कि सर जीडीपी ग्रोथ वगैरह। देखिए, एक चीज पूछना चाहिए, let us assume for a moment कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हम्म, but the next question which must be asked is who is benefiting from this GDP growth? Assuming हम्म, there is GDP growth, also I am very doubtful. मगर मान के चलिए एक मिनट के लिए कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, हम्म, but next question must be asked, who is it just a handful of big businessmen who are benefiting, हम्म, or the masses are benefiting? आप पाएंगे कि हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेस आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, और जो खाई है गरीब रईस में बढ़ती जा रही है। ये जीडीपी ग्रोथ वगैरह इतना पूछना काफी नहीं है। आपको पूछना चाहिए हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस सो कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ, हु इवन इज अज्यूमिंग गेटिंग द देयर फ्रूट? सर आप ही बता देना। इट्स अ ट्रिलियन डॉलर इज। इकोनॉमी, शाइनिंग इंडिया, बट हु इज गेटिंग द फ्रूट्स उनके इफ नाम नॉट द पीपल? मैं बता रहा हूँ, इट इज हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेसमैन, जैसे अडानी है, अंबानी है। 10 फैमिली, देखिए 10 इंडिविजुअल्स इन इंडिया own as much wealth as 50% of the remaining 140 crore people of India. ओह, 10 individuals own as much wealth as the bottom half of the 140 crore population of India. ये तो द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर का हालत है। हम्म, तो कहने, अच्छा एजुकेशन का हाल है कि हैंडफुल ऑफ स्कूल्स आर गुड, बट बाकी सब जो स्कूल्स हैं बहुत बुरा हाल है। थोड़े से अच्छे स्कूल है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, गरीब आदमी जा नहीं सकता है। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल है ना कंडीशन, टीचर्स कोई मेरिट पे अपॉइंट नहीं होते हैं, वो रिश्वत दे के अपॉइंटमेंट ले लेते हैं टीचर एज अ टीचर, जबकि कुछ आता जाता है नहीं। तो लिहाजा थिंग्स आर वेरी बैड इन इंडिया। ये बातें रोजी पिक्चर पेंट की, सम पीपल पेंट की साहब हमारा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, कहता है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, और जब ये सब कहने की बातें हैं, बट दीज आर द रियलिटीज विच आई एम प्लेसिंग बिफोर यू। और सर आपके यहाँ भी यही हाल है। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन, एंड दैट इज इट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल और ट्रू, नॉट? बस इतनी, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। तो लेकिन लिहाजा, हाँ लेकिन बोलिए। सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान के डायनेमिक्स ये हैं कि हमारे यहाँ तो एक कंटिन्यूस गवर्नमेंट नहीं रही। इंडिया में एक डिफरेंट सिनेरियो है, वहां पे एक कंटिन्यूस गवर्नमेंट रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, काफी अरसे से हैं, नाउ ही इज टोटली कंट्रोलिंग द एंटायर सिस्टम। सर कहा तो ये जाता है ना, डेमोक्रेसी में जब कंटिन्यूटी होती है तो चीजें बेहतर होती हैं, तो वहां पे हो रही है कंटिन्यूटी के साथ बेहतरी या नहीं? इट्स मोर और लेस द सेम जो पहले ही था, जो अब वैसे कुछ है? देखिए, पहले एक लेट्स गेट सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। कई लोग डेमोक्रेसी की बहुत तारीफ करते हैं, थ्योरी में तो बड़ा अच्छा लगता है डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल, जी। बट ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम, हियर मी वेरी केयरफुली, freedom and democracy are not an end in itself. हम्म, The end must be raising the standard of the people and giving people better lives. If democracy and freedom helps in achieving that end, they are good things. But India में they are in fact doing the reverse. I will explain to you just now. देखिए, डेमोक्रेसी इन द एब्स्ट्रैक्ट और इन थ्योरी की बात न करिए, बात हम्म, करिए हाउ इज डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड ऑन द ग्राउंड इन इंडिया। हम्म, इंडिया में it runs on the basis of caste and religious vote banks. Everybody knows 90% हमारे यहाँ जो वोटर वोट देने जाता है, ये नहीं देखता है कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट देता है। अब नतीजा है कि लास्ट ईयर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे इंडिया में 2024 में, half the elected MPs are big criminals. ये फिगर आप डोंट बिलीव मी, यू जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप करिए और आपको मिल जाएगा। आधे, हाफ द इलेक्टेड एमपी लास्ट ईयर आर फेसिंग वेरी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, क्योंकि जो वोटर है वो ये तो देखता नहीं ये क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे जी। जात बिरादरी पे वोटिंग। तो लिहाजा, एंड कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस
which have to be destroyed if India is to progress. But democracy practice in India further entrenches casteism and communalism, क्योंकि इसी पे चलती है वोट एग्जैक्टली। बैंक, कास्ट एंड वोट बैंक पे। तो लिहाजा ये तो इट इज अ बैड थिंग। देखिए मैंने कई बार कहा, देखिए ये डोंट गेट कैरिड अवे बाय फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मानिए आपके पाकिस्तान में डिफेक्टो आर्मी रूल, एवरीबॉडी नोज। अगर इस आर्मी रूल से लोगों की, आम आवाम की को बेहतर जिंदगी मिलती, आई विल इट बी इन इट्स फेवर। I will be in favor of your army if the army lifts up the standard of living of the Pakistani people. I will say it is a good thing. क्योंकि main thing is lifting the standard of living of the people, whether it is done by the army or it is civilian politician or anybody. आप समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। तो लिहाजा मैं इसमें चाहता हूँ कि आपके यहाँ आर्मी रूल लगी है कि ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, ये सब मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पाकिस्तानी पीपल राइजिंग और नॉट? आर दे गेटिंग जॉब्स? आर दे गेटिंग गुड हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन? ये है रेलेवेंट चीजें। मैं ये सब आई डोंट बॉदर अबाउट दिस आर्मी रूल एंड सिविलियन रूल एंड ऑल दैट। तो सर अगर मैं एक क्विक रिस्पॉन्स, यू हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आपने पूरी जिंदगी एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी पोजीशन में गुजारी है जहां पे शायद कोई भी चीज आपकी आंखों से गुजरे बगैर नहीं थी, एंड ट्रांसपेरेंसी हैज ऑलवेज बीन योर फोर्टे। अगर मैं आपसे पूछूं जस्टिस मरकटे काटजो से, विच इंडिया यू थिंक इज अ बेटर इंडिया, आज से 10, 15, 20 साल पहले वाला, या आज जिसमें आप मौजूद हैं, आप और हम देख रहे हैं जिसको? भाई यहाँ तो मैंने बताया बदतर होती जा रही है सिचुएशन। इंडिया में गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है, लैक ऑफ हेल्थ बढ़ता जा रहा है। ये थिंग्स आर गेटिंग वर्स। Unlike many people say कि India is shining or India is becoming fastest growing economy and fourth largest economy, ये वो कह दो कुछ भी, देखो statistics can be, कहते ना वो मार्क ट्वेन ने कहा अबाउट स्टैटिस्टिक्स लाइज, अबाउट स्टैटिस्टिक्स मार्क ट्वेन ने कहा देयर लाइज, डैम लाइज और स्टैटिस्टिक्स। यानी कि कुछ भी कह जाओ, मगर हालातें जो है, हकीकत जो है, जो आपको मैंने बताया। सर गॉट योर पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब एक और बात देखते हैं। हमने रिसेंटली क्या कहें कि इंडिया है कि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, ओवर द इयर्स इंडिया हैज बीन क्वाइट प्रो यूएसए, क्वाइट प्रो इसराइल। अब देयर इज अ कंप्लीट शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हम ये देख रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया का आना, वहां पे एक बड़ा अच्छे अंदाज से उनको वेलकम किया गया, पूरे इंडिया ने उसको मार्केट बहुत अच्छे अंदाज से किया। सो डू यू थिंक कि ये जो एक चेंज ऑफ फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के लिए, ये कोई नई चीज ला सकती है, कोई बेहतरी ला सकती है लोगों के लिए? देखिए बेहतरी वेहतरी कुछ नहीं ला सकती है, मगर हुआ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज। हुआ ये कि ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ इंडियंस वर प्रो अमेरिकन। जी बहुत, यानी 80-90% इंडियंस वर अर्लियर प्रो अमेरिकन। ये ट्रम्प साहब ने जो हरकत करी, जो टैरिफ लगा दिया, पहले 25%, फिर उसके बाद कहा कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं इसलिए फर्दर पनिशमेंट में अनदर 50% टैरिफ लगा दिया। अब नतीजा हुआ बहुत सारी हम लोग के एक्सपोर्ट्स होते हैं अमेरिका में। अब दो सेक्टर का इकोनॉमी हैव बीन वेरी बैडली हिट। तो लिहाजा अब ये बाय दिस टैरिफ पॉलिसी ट्रम्प साहब ने ही थ्रोन अस इनटू द रशियन कैंप। नाउ मोस्ट पीपल इन इंडिया हैव बिकम अगेंस्ट अमेरिका। आई एम नॉट सेइंग ऑल, but large number who were earlier pro America have become against America। क्योंकि आप हमारी पेट पे लात मार रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं। भाई अजीब ये किस्म का आदमी है ट्रम्प। मैं क्या बताऊं इसके बारे में कि इन्होंने ही कंपेल्ड आवर गवर्नमेंट टू नाउ गो टुवर्ड्स रशिया। क्यों भी इसी वी वर बाइंग ऑयल फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम ईरान, सबसे चीपेस्ट ऑयल ईरान से। उस पे पाबंदी लगा दी अमेरिकन ने कि वो कोई जो बैंक हैं फाइनेंस दीज डील्स, दे विल नॉट डू द डील्स अबाउट सेल्स ऑफ ईरानियन ऑयल टू इंडिया। तो हमको ईरान से
मिलना बंद हो गया। फिर हम लोगों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया। रशियन ऑयल इज लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन ईरानियन ऑयल बट मच चीपर देन सऊदी और मिडल ईस्ट और वेस्टर्न ऑयल। तो हम लेने भाई, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि टू गेट चीप एट अ चीपर प्राइस। ट्रम्प साहब ने कहा नहीं, आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने जब नहीं मानी उनकी बात, उन्होंने 25% और टैरिफ ठोक दिया हमारे, 50% कर दिए। तो दिस हैज मेड मेनी इंडियन very much against America, and now therefore Putin was given a red carpet treatment. अगर आपने देखा होगा जो YouTube वगैरह में, टीवी में, जी जी जी, यहाँ पे उनके जो वेलकम हुआ, बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। रेड प्राइम मिनिस्टर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम, बड़ा it was greeted with great welcome by the people of India and Delhi particularly. तो सर इस पूरे वेलकम का, या अगर मैं इस पूरे ट्रिप का, बिकॉज वी एज पाकिस्तानी सीज के इंडिया में वहां पे क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट हैं, तो कोई एमओयूज हुए होंगे, कोई एग्रीमेंट्स हुए होंगे, कोई $1 बिलियन डील्स हुई होंगी। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो हम तो मूवीज में भी देखते हैं ना, इंडिया में तो 400-500 करोड़ से कम में मूवीज में बात नहीं होती, ड्रामों में 400-500 करोड़ से कम में बात नहीं होती। तो सर वहां पे कुछ करोड़ों अरबों डॉलर्स की डील हुई है, या इट वॉज जस्ट अ विजिट? डील नहीं हुई, एमओयू हुआ। एंड एमओयू रियली मीन्स नथिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट। एमओयू हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट। आप करते रहिए, आप दुनिया भर से एमओयू साइन कर दीजिए, मगर यू आर नॉट बाउंड बाय एनी, यू नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन। एमओयू तो बहुत हुए हैं, मगर देखिए ये होना हवाना कुछ नहीं है। ये जो पुतिन की विजिट टू इंडिया रही है, इससे होना हवाना कुछ नहीं है। यानी इट विल नॉट बेनिफिट द इंडियन पीपल इन एनी वे। एमओयू तमाम साइन कर दिए दिखाने के लिए कि देखिए साहब, वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ अमेरिका। भाई हमारी गवर्नमेंट को भी बताना था कि वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ अमेरिका। सही कि वो ट्रम्प साहब हमको हड़का लें, धौंस जमाए हम पे, तो ये सब यानी हमको, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट। और रशिया को ये था कि रशियन आइसोलेशन कम हो गया। The Russians were treated as pariahs after they invaded Ukraine. Western world ने उनको तो पेरिया बना दिया। तो लिहाजा अब वो दिखा रहे हैं कि नॉट ओनली चाइना बट इवन इंडिया इज विद अस। तो आइसोलेशन उनका तो दोनों का फायदा हुआ इन दैट, ओनली इन दैट लिमिटेड रिस्पेक्ट। सर मैं वो पॉलिटिकल फायदा हुआ स्ट्रेटेजिक एतबार से या फाइनेंशियल एतबार से या लोगों की सतह पर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं समझता। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। सर फिर मुझे ये बता दें, अब इस तरह के विजिट के बाद, क्योंकि एक तो आप ट्रंप के बारे में वैसे ही कुछ अच्छे अल्फाज कह चुके हैं, मैं क्या दोहराऊं, मुझे ये बता दें इस विजिट के बाद डू यू थिंक कि मोर यूएस प्रेशर विल बी ऑन इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट? भाई क्या प्रेशर, इन्हें प्रेशर तो डाल दिया उन्होंने। 50% टैरिफ लगा रहे। अब क्या हमारी जान लेनी है, क्या करना है? ट्रम्प का तो कोई भरोसा नहीं, कल क्या कर बैठे। ट्रम्प का आप नहीं कह सकते हैं कि कल क्या करने जा रहा है। सच एन प्रेडिक्टेबल पर्सन। क्या कर दिया उसने, दुनिया भर को नाराज कर दिया, यूरोप को नाराज कर दिया, कनाडा को नाराज, सबको। वो अपना जोन में रहता है, उसको अब दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं है। 2 टर्म मिलते हैं, अब दूसरा टर्म जीत गया, वो ही इज एंजॉयिंग लाइफ। और जो उसकी सर क्या पता वहां भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाए, वहां भी एक टर्म नया आ जाए, तो यू नेवर नो। इंडिया में भी हुआ था, यूएस में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो जाता है। तो सुनिए, चेंज करने के लिए इट रिक्वायर्स 2/3 majorities of both houses of Congress and 3 ratification by 3/4 of the states. So that is very difficult process, वो नहीं होगा। And you know that कि third term नहीं है। अच्छा सर, इस कॉन्टेक्स्ट को चलें। अब एक बात आपने कही कि ऑलरेडी प्रेशर है इंडिया पे। मैं अब एज अ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करूं, हमारे यहाँ तो एक रिलेशनशिप को ऐसे देखा जाता है ना कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे ही देखा जाता है इन अ वे, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अब इंडिया एंड यूएस में जिस अंदाज से दूरियां बढ़ रही हैं, तो डोंट यू थिंक इंडिया में सेंस भी होगा कि पाकिस्तान एंड यूएस विल गेट अलोंग टुगेदर ईच अदर? और आपने देखा कि कल एक यूएस की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी किया गया, एक इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया गया। तो डू यू थिंक इंडिया में इस बात को लेकर भी सोचा जा रहा है? देखिए,
India will maintain good relation both with America and Russia. मेन उसका दुश्मनी चाइना से है, क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटरी कुछ ग्रैब कर ली इन दिस लद्दाख एरिया। अदरवाइज से हम लोग दोनों अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? सर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या इंडिया में अब ये सेंस है कि क्योंकि यूएस के साथ हमारी नाराजगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस का जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाए और वो जो यूएस से इंडिया साल से बेनिफिट ले रहा था वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाए? तो वो शिफ्ट तो हो सकता है पॉलिसी में यूएस की। जब इंडियन पॉलिसी में शिफ्ट हुआ तो यूएस फॉरेन पॉलिसी में भी शिफ्ट हो सकता है। यूएस पॉलिसी तो ऑलरेडी इट इज विद पाकिस्तान, बट इट्स क्लोजिंग द डोर्स ना। वो तो इंडिया मजीद इसके ऊपर अपने लिए दरवाजे बंद कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान एज आई सेड हैज ऑलवेज बीन प्रो अमेरिकन राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। इट हैज थ्रू आउट बीन एंड इट इज स्टिल प्रो अमेरिकन। आपके जनरल आसिम अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, आसिम मुनीर साहब गए, उन्होंने 2 बार ट्रंप ने उनको बुलाया लंच पे, which is very unusual. He was invited for lunch. I don't think this your Shehbaz Sharif was invited. It was Asim Munir. It was only Field Marshal Asim Munir and unprecedentedly invited. और आसिम मुनीर साहब ने कहा नोबेल प्राइज दो। अब ट्रंप को बस एक ही रह गया ऑब्सेशन कि नोबेल प्राइज की रिजल्ट मुझे मिल जाए। तो उन्होंने साहब खुश करने के लिए अमेरिकन को कह दिया बिल्कुल नोबेल प्राइज दे दो। अब मिले ना मिले आई डोंट नो। वो पाकिस्तान रिलेशन इट इज वेरी क्लोज टू अमेरिका and have always been close. And this is an alarming sign for India in any way. इंडिया कहता है कोई बात नहीं, अगर है तो हो जाता है, कोई मसला नहीं हमारे लिए। नहीं, इंडिया नोज की ऑलवेज पाकिस्तान हैज बीन प्रो अमेरिकन। हमारा तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पॉलिसी बनाई नोन एज नॉन अलाइनमेंट। हम किसी एक उस टाइम सोवियत यूनियन था ना, उनसे अलाइन करेंगे ना अमेरिका, हम लोग दोनों से गुड रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अभी भी जी सर आप कंप्लीट। इज इट से फर्दर इट हैज बीन कंटिन्यूड द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। सर एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का उस वक्त होना और आज के दौर में होना जब स्पेशली आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ एक बैटल हुई, उसके बाद थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिकली चाइना तो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, नाउ यूएस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कमिंग इन पाकिस्तान। तो यू थिंक कि ये जो ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं तो हमारे जो साउथ एशियन रीजन की जो डायनेमिक्स है, ये जो पावर इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट होगा? देखिए, लेट मी कम बैक टू माय फंडामेंटल थीसिस कि साहब ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस ये है कि आम आदमी की का जीवन बेहतर हो रहा, जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं, बस यही इसी पे बात करिए। बाकी सब क्या होगा, ये डायनेमिक वो फिर की बातें। सवाल ये है कि इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, लिविंग इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इज इट राइजिंग और नॉट? बस यही चीज है। और मैंने इसका रीजन दे दिया कि डेवलप्ड कंट्रीज आर टोटली अगेंस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकमिंग डेवलप्ड बिकॉज वी हैव cheap labor and we will undersell them and they can't face the competition. This I explained to you in detail in our first interview. Yes sir, totally explained. लेकिन चलें यही बता देना कि अब ये जो नया ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है उससे आपको लगता है इस रीजन में कोई बेहतरी की गुंजाइश है एज इंडियन, एज पाकिस्तानी, एज समवन हु आर नेबर्स? कुछ नहीं होगा। मैंने अगेन कहा, आप देखिए पॉइंट, आप लोगों का माइंड फोकस नहीं है। मेरा माइंड बिल्कुल फोकस एक ही चीज पे अटका हुआ है कि लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं, और मुझे सब चीज इरेलेवेंट लगते हैं और नॉनसेंस। आप की वो हम शेक हैंड कर रहे हैं विद पुतिन की, शेक हैंड कर रहे हैं ट्रम्प की, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो ना अच्छे, आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही कि नहीं, बस इसी पे मेरा माइंड फोकस है। सर एक छोटी सी गुजारिश, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस अंदाज से मोदी साहब पुतिन के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, क्या ये हैंडशेक शहबाज शरीफ के साथ हो जाए तो आपको नहीं लगता है दोनों मुल्क के बॉर्डर्स, ये दरवाजे खुल जाएं, ट्रेड बढ़ जाए, फिर तो लोगों की जिंदगी बेहतर होगी या नहीं होगी?
अच्छा, अब नाउ लेट मी, पहले तो मैंने आपको पहली इंटरव्यू में बता दिया था जी जी कि ये जी डेवलप कंट्री चाहते हैं कि हम लोग के रिश्ते खराब रहें, हम लोग आपस में लड़ते रहें, हम लोग जी एक जी दूसरे को कर वी वेस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज इन बाइंग हेवी आर्म्स एंड ऑल दैट। तो रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज हमारे लीडर, आपके भी लीडर, हमारे लीडर, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी डेवलप कंट्रीज। हम्म। तो ये सब कहने की बातें हैं कि अच्छे रिलेशन हो जाए, अच्छे रिलेशन एक तो होए। आपने कहा कि ये ट्रेड ट्रेड होने लगे थ्रू वाघा बॉर्डर ना। सुनिए, मेरा रिस्पॉन्स सुनिए, आप थोड़ा सा बातें, आप लोग गहराई में नहीं जाते हैं, सुपरफिशियल सर बातें करते आप हैं। ले सुनिए, जाना सर, चलेंगे आपके साथ। हाँ मैं ले जा रहा हूँ, आप सुनिए ना। देखिए, अगर फ्री ट्रेड होने लगे बिटवीन इंडिया एंड जी पाकिस्तान, जो पहले बहुत होती थी, धीरे धीरे कम होती गई, तो अगर फ्री ट्रेड होने लगे तो होगा क्या कि इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इकोनॉमिक यूनिटी। if there's no tariffs, then it will, and economic unity is a precursor to political unity. हम्म। It leads the path to political unity. Political unity चाहते नहीं डेवलप कंट्रीज। और आपको समझ में आई मेरी बात? देखिए, बिल्कुल ठीक। मुझे याद है, आप तो, आपकी क्या उम्र है मुझे नहीं मालूम, मैं तो 80 साल का हो रहा हूँ। पहले क्या होता था, मैं बता रहा हूँ, इंडिया से बहुत माल जाता थ्रू वाघा बॉर्डर टू पाकिस्तान। जो जी आप लोगों की चीजें जरूरत होती थी हम भेजते थे, और जी जो हम लोगों की चीज होती आप भेजते थे। हम्म। बहुत ट्रेड हो, धीरे 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 वो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल इट इज बिकम अ ट्रिकल। और जो थोड़ा बहुत जाता भी है वो इट गोज वाया दुबई और सिंगापुर, और समझ, इट कांट गो जी डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और वाइस वर्सा। जी यानी उससे, उसकी वजह से देखिए कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है कि अब माल हम डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम होगा। बिल्कुल। मगर हमको दुबई, और दुबई से फिर आएगा आपके इस्लामाबाद या लाहौर का, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है और कितना टाइम वेस्ट होता है। इट इज ऑल बिल्कुल कितना इरेशनल चीज है। मगर क्योंकि ये डेवलप कंट्री जानते हैं कि अगर टैरिफ हट जाए तो फ्री ट्रेड होने लगे, इट विल दिस विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और इकोनॉमिक यूनिटी से पैदा होती है पॉलिटिकल यूनिटी। आपको बात समझ में आई ना? सर ऑल भाई आप सर। लोग, आपकी कोई डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं। डिफिकल्टीज आई फील आई एम टॉकिंग टू चिल्ड्रन हु हैव नो अंडरस्टैंडिंग। मैं धीरे धीरे, आप जैसे बच्चों को टीचर सिखाता है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये जो आप सर बार बार कह रहे हैं कि आप हो तो ट्रेड डील हटा फ्री कर दें, वाघा बॉर्डर, ये नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये हो जाए तो फिर इंडिया एंड पाकिस्तान विल रीयूनाइट एंड एक्चुअली वी आर वन कंट्री। मैं देखिए, अब जरा 2 मिनट मुझे वक्त दीजिएगा, अगर आप टाइम दें, 2 मिनट जी जी बताना जी चाहता जी 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 हूँ। मैं बाद में तो सुप्रीम कोर्ट के जज बना इंडिया में, पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था 1991 से 2000। तो ये वाकया है शायद 1995 90, आज से 30 साल हो गए। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज था, तो मेरे सामने 25-30 केस फाइल किए, पाकिस्तानियों ने फाइल किए। कौन पाकिस्तानी? वो पाकिस्तानी जो मुहाजिर थे, वो मतलब अपनी जवानी में जब 20-25 साल के थे तो इंडिया से माइग्रेट कर गए थे। वो दे वर अर्लियर लिविंग इन इलाहाबाद और कानपुर और लखनऊ और सम सच प्लेस। वहाँ से वो या तो रिलीजियस फीलिंग की वजह से माइग्रेट किए कि इस्लामिक स्टेट बन रहा है, या डर के मारे कि यहाँ मुसलमान नॉट सेफ, whatever reason they had migrated in just after partition, पाकिस्तानी सिटीजन हो गए। अब उनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पे हैं, उनके कई भाई नहीं गए, उनके शायद वालिद नहीं गए, उनके कजन ब्रदर सिस्टर सब बहुत सब यहाँ हैं, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। अब वो जब गए थे तो 20-25 साल की, अब वो हो गए 65-70 साल के, बुजुर्ग हो गए। अब उनको याद आता है अपना बताना, बड़ी मुश्किल से 1 मंथ वीसा मिलता था, अब तो वो भी मिलना बंद हो गया। जी 1 मंथ वीसा मिलता था, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था कि हर हफ्ते नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करो, ये सब चीजें। 1 महीने आए, अपने रिश्ते इलाहाबाद के रहने वाले थे या कानपुर के, तो अपने रिश्तेदारों के साथ रहे, दोस्त के साथ। अब वो वापस नहीं जाना चाहे, 1 महीना बीत गया तो गए नहीं वापस पाकिस्तान, तो उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर आ गया फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट।
वो डिपोर्टेशन ऑर्डर उन्होंने मेरे सामने चले बाई फाइलिंग रिट पिटीशन। मैं जज था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये कम 25-30 या 40 में हुआ। और हर केस में आप जानते मैं क्या करता था, हर केस में मैं ऑर्डर करता था until further orders the petitioner will not be deported from India। अब सुनिए इस ऑर्डर का मतलब क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम से कम मेरे ख्याल में 10 लाख केसेस पेंडिंग है, ह्यूज एरियर्स है। तो एक केस एडजर्न हो जाता है, 4-5 साल के बाद आता है, फिर दोबारा लिस्ट होता है। तो अगर मेरा ऑर्डर कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा ना, कहा मैं फर्दर ऑर्डर ही विल नॉट बी डिपोर्टेड जी। तो फर्दर ऑर्डर कोई आया नहीं है। तो 4 जो 1 मंथ वीसा इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, उसको मैंने बाय माय जुडिशियल ऑर्डर आई कन्वर्टेड इनटू अ 5 ईयर वीसा, क्योंकि वह 5 साल के बाद वो आएगा केस दोबारा। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा, मैंने इसलिए किया, आप देखिए इसलिए किया, मैं हर पाकिस्तानी को इंडियन मानता हूँ। ये मैंने रीजन लिखा नहीं ऑर्डर में। ऑर्डर में तो सिर्फ इतना लिखा कि until further orders the petitioner will not be deported from India। The real reason जो आज मैं बता रहा हूँ, ये सीक्रेट बात है, मैंने से बताई नहीं किसी को, कि आई रिगार्ड एवरी पाकिस्तानी एज इंडियन। जो मैं पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं मानता, फर्जी मुल्क है, आर्टिफिशियल मुल्क है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया। या ये बंटवारा वाज अ ब्रिटिश फ्रॉड एंड स्वाइंडल। अंग्रेजों की शरारत थी, हम लोग को हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, हम लोग कमजोर रहे, पूरा खेल लिया। खैर, तो रियल रीजन वॉज कि ये बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, 65-70 साल के हो गए हैं, जवानी में गए थे, अब याद आ रहा है अपना वतन, उस रिश्तेदार वो यहीं रह गए इलाहाबाद कानपुर। तो अब वो उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके पुरखों के कब्र हैं यहाँ पे, ग्रेव ऑफ द एंसेस्टर्स आर इन द विलेज और टाउन। वो चाहते हैं हम मरे तो हमारा भी कब्र यहीं अपने पुरखों के बगल में हुई। तो वो नहीं जाना चाहते थे वापस, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया कि इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, रहने दो, बेचारा बुजुर्ग आदमी आया है, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास रहना चाहता है इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, रहने दो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज जिस अंदाज से आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी शेयर की, अपना सीक्रेट रिवील किया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मीडिया, यकीनी तौर पे ये मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू अगेन कि आपने ये जो कुछ आपने बात की, आई टोटली एग्री टू दिस कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में और इसके बाहर भी देयर आर फोर्सेज जो चाहती हैं कि दोनों मुल्कों को लड़ाया जाए, इसकी आवाम को लड़ाया जाए, कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा कायम की जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अवाम, ये जो तमाम तक प्रोपेगेंडा होता है, जो बॉलीवुड क्रिएटेड प्रोपेगेंडा है, जो ये नैरेटिव से बिल्ड किया जाता है कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप अच्छे हिंदुस्तानी तभी हो सकते हैं कि आपको पाकिस्तान से नफरत करनी है, या अगर आप पाकिस्तान में तो आप अच्छे पाकिस्तानी तभी हो सकते हैं जब आपको हिंदुस्तान से नफरत करनी है। तो एज़ अवाम शायद हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, कनेक्टेड रहें। और अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो मेरे ख्याल से आगे का जो सफ़र है वो बड़ा आसान हो चुका होगा। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।